वन मार्क पर आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या रोल प्ले किया यूरोप में, जिसके कारण नेशन के आइडियाज को एलेबोरेट करने में या फिर पॉपुलर करने में जो मदद हुई वो देखेंगे हम। सो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो पहला जो एक क्लियर एक्सप्रेशन होता है नेशनलिज्म का वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही आया 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट। तो हमें जैसे कि पता है कि फ्रांस 1789 के टाइम पर एक फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है, एक कहना चाहिए कि एकदम डेवलप्ड टेरिटोरियल स्टेट, है ना, उस टाइम पे था 1789 में, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो ये एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर था। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizens। तो जो political और constitutional changes थे जो फ्रांस में धीरे धीरे लेकर हुए, उनके कारण क्या हुआ, सोवरेनिटी या राइट टू टेक डिसीजन का जो पावर थी वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के अंडर चली गई। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its identity। So आगे बढ़ते हैं। From the very beginning, the French Revolutionary introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। तो शुरुआत से ही हम देखते हैं कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स प्रैक्टिसेस लिए जिससे कारण एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके फ्रेंच लोगों के मन में। वो आइडियाज़ क्या थे ये देखेंगे हम, वो मेजर्स क्या थे या वो आइडियाज़ क्या थे। द आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड ले सिटोइन emphasize the notion of a united community enjoying equal right under a constitution। तो जो राइट आइडिया थे ले पैट्री या ले सिटोइन के, ये डिस्क्राइब करता है फादरलैंड को या फिर सिटीजन को। ये एम्फेसाइज करते थे कि हाँ, ये सारे लोग जो हैं वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी के एक हिस्सा हैं। एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर आ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इक्वल राइट्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मिलती है। इसको एम्फेसाइज करते थे ये दोनों आइडियाज, ले पेट्री ले सिटोइन। फिर से वन मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। A new French tricolor was chosen to replace the formal royal standard। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैसे जो रिवॉल्यूशनरी है वो एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलरली, तो वैसे ही यहाँ पर न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। तो रॉयल स्टैंडर्ड का कोई फ्लैग हुआ करता होगा, हमने देखा कि कैसे मोनार्की थी वहां पर, तो उसका कोई फ्लैग हुआ करता होगा, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, एक ट्राइकलर सेटअप किया ताकि एक नेशनल सेंटिमेंट और एक इक्वालिटी जो है लोगों के अंदर आ सके कि वो मोनार्की के अंदर नहीं है, वो खुद का रूल चला रहे हैं। द एस्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। तो एक एस्टेट जनरल जो है इलेक्ट की गई बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स से और उसको रीनेम किया गया नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड। तो हिम्स बेसिकली एक पोएट्री ही समझिए आप, एक टाइप की पोएट्री होती है। और ओथ्स ली गई। ओथ्स आपको पता ही होगा, शपथ बोलते हैं इसको। नई ओथ्स ली गई, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, सारे देश के नाम पर ली गई, ठीक है। मार्टियर्स को मेमोरेटेड, मार्टियर्स होते हैं शहीद हुए होते हैं जो रिवॉल्यूशन में। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया जो कि अप्लाई कर दिया गया और यूनिफॉर्म लॉज लाए गए सिटीजन्स के लिए जो उस टेरिटरी के अंदर आते थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। तो जो अंदर जो जितनी भी कस्टम ड्यूटीज आती थी, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज आती थी, कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है बेसिकली टैक्स ही समझिए। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर abolished and a uniform system of weights and measures was adopted। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। तो रीजनल डायलेक्ट्स जो थे वो डिस्करेज किए गए। एंड रिटन इन पेरिस एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन इन रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे जो कि वहाँ पर फ्रांस में बोले जाते होंगे उनको डिस्करेज किया गया, उसकी जगह फ्रेंच को एनकरेज करते हुए, क्योंकि वो पेरिस में थी तो उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। इससे भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी। हमारा एक्चुअली एम क्या था इन रिवॉल्यूशनरीज का कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाना है, हमें यूनाइटेड कम्युनिटी बनाना है
और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सारे मेजर्स लिए गए। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड it was the mission and destiny of French nation to liberate peoples of Europe from despotism. In the other words, to help other peoples of Europe to become nations. तो रिवॉल्यूशनरी बाद में बताते हैं कि जो मिशन और डेस्टिनी या फिर फ्यूचर था फ्रेंच नेशन का, वो ये था कि बाद में आगे चलकर वो यूरोप के दूसरे नेशंस जैसे कि जर्मनी हो गया, हम आगे देखेंगे, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन सबको जो है यूनिफाई करने में फ्रांस का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो ये रिवॉल्यूशनरीज बताते हैं। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। तो जब न्यूज इसकी इवेंट्स की फ्रांस की जो है डिफरेंट सिटीज यूरोप में पहुंची, स्टूडेंट और अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास पहुंची, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जैकोबिन क्लब बनने लगे और ज़्यादा रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पर बढ़ने लगता है, जैकोबिन क्लब्स बनने लगते हैं। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। और इनकी जो एक्टिविटी, इन जैकोबिन क्लब्स की जो एक्टिविटी होती थी, उससे फ्रेंच आर्मी को क्या मिला, एक रास्ता मिला जिससे वो डिफरेंट कंट्रीज में जा सके, जैसे होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790s। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वार्स, द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो जैसे जैसे रेवोल्यूशनरी वार ब्रेकआउट होती रही, फ्रेंच आर्मी जो है नेशनलिज्म के आइडिया को अब्रॉड ले जाने लगे, मतलब दूसरी कंट्रीज में ले आने लगे। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये दिस इज बेसिकली एल्मेनेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मन एल्मेनेक है ये। एल्मेनेक क्या होता है? एल्मेनेक इज अ वेरी चीप बुक, बहुत सस्ती किताब होती है एक, जो कि गरीबों के लिए बनाई जाती है खासकर। हम प्रिंट रिवॉल्यूशन में इसका थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे, हम प्रिंट रिवॉल्यूशन में देखेंगे कि ये एल्मेनेक का क्या रोल रहा, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये समझिए कि ये जो है एक किताब का कवर है एक, ठीक है। एल्मेनेक जर्मन एल्मेनेक, द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनेक डिजाइन बाय जर्नलिस्ट एनडीएस रेवेमन इन 1798। तो ये समझना जरूरी है कि ये रेवेमन ने 1798 में बनाई। ये फिर से वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं। तो ये बताता क्या है, हमने सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ा था 9th क्लास में, तो पहली लाइन जो थी वो पहला पैराग्राफ जो था वो बेसिकली बेस्टाइल किले के ऊपर बना था, बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर जो है बनाया हुआ था उन्होंने। सिमिलरली यहाँ पर जर्मनी, ये जो है ये यहाँ पर बेस्टाइल बताया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पर जो है जर्मनी का एक कासल प्रोविंस का एक फोर्ट था, उसको भी सिमिलर बताया गया है। तो इससे ये बताते हैं कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वो डेवलप हो रहे थे जर्मनी में भी, ड्यू टू फ्रांस के कारण जो बेस्टाइल में हुआ था, सिमिलर केस हुआ था टू द प्रोविंस ऑफ कासल, ठीक है। नेक्स्ट टू अ सिमिलर फोर्ट्रेस मीन टू रिप्रेजेंट द बेशन ऑफ डिस्पोटिक रूल। तो डिस्पोटिक रूल को जो रिप्रेजेंट करता था जर्मनी में, प्रोविंस ऑफ कासल, तो उसका एक जो है फोर्ट्रेस जो है सिमिलर फोर्ट्रेस वहां पे दिखाया गया है। अकम्पनिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन इज द स्लोगन द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रेबमन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेन्स, तो वो मेन्स में रहते थे, और वॉज द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन ग्रुप, और मेन्स में रहते थे। ये भी वन मार्कर के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर वन मार्क परस्पेक्टिव से देखी जाए, लेकिन ये जो बॉक्स हैं वो अलग से अट्रैक्टिव दिखते हैं टीचर्स को, राइट। दूर से ही समझ में आता है ये अलग से कि ये क्या है। अच्छा हाँ, ये डिस्क्रिप्शन दिया है इमेज का, तो यहाँ से जो है 1 मार्क्स बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, और हो भी सकता है कि आपको डायरेक्ट इमेज पटक दी जाए एग्जाम में और पूछा जाए कि ये किस आर्टिस्ट द्वारा पेंट की गई है। सो एम्फेसिस कीजिए कि एक पेज में आप जब भी एक पेज कंप्लीट कर रहे हैं हिस्ट्री की बुक का, तो आप ये देखिए कि क्या आपने हर एक लाइन गो थ्रू कर ली है, और अगर हाँ तो फिर आगे बढ़ जाइए। फिर हम देखते हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा यूरोप का मैप है कांग्रेस ऑफ वीना के दौरान। तो कांग्रेस ऑफ वीना हम पढ़ेंगे 1815 में क्यों हुई थी, क्या कारण थे, वो आगे आएगा। सो बस ये समझ लीजिए कि 1815 के करीब ये जो है यूरोप का मैप है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं नेपोलियन के बारे में। विद इन द वाइड श्वेत। अब श्वेत का मतलब क्या होता है, परेशान हो जाओगे। श्वेत का मतलब देखो, श्वेत का मतलब होता है गुस्सा। थोड़ा सा कभी कभी डिक्शनरी साथ में लेके बैठा करिए कि जब भी आप बैठते हो
तो डिक्शनरी ले लीजिए या फिर मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, गूगल करिए, जल्दी से देखिए मीनिंग क्या है और हिंदी समझ समझ के आगे बढ़ते जाइए। देखिए एक बार में कभी भी हिस्ट्री की बुक आप कवर नहीं कर सकते एक रीडिंग में, कम से कम चैप्टर की 2 रीडिंग हो जाती है, उसके बाद आप गो थ्रू थर्ड रीडिंग में जो इतना अच्छा चैप्टर तैयार होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो विद इन वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। तो जो फ्रांस में उसने रिफॉर्म्स सेटअप कर रखे थे, वही वो है ना दूसरे पार्ट्स यूरोप के वहां पर भी करने लगा। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स थी उसने कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया जिससे सारा का सारा सिस्टम, होल सिस्टम बिकेम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी। तो मोनार्की में लौटे जैसे ही नेपोलियन जी, उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स हो गई, जैसे वेट्स और मेजर्स का सिस्टम हो गया, फ्यूडल ड्यूज हो गया, टैक्सेशन हो गया, हम आगे पढ़ेंगे, वो सब चीज़ों में ऐसे चेंजेस, ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए नेपोलियन, जिसके कारण सारा का सारा सिस्टम रेशनल और एफिशिएंट हो गया। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड वे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो सिविल कोड 1804 का ये बताता है, इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, ये बताता है कि जितने भी प्रिविलेजेस बर्थ पे हैं, बर्थ पर बेस्ड जितने भी प्रिविलेजेस हैं, उनसे डिड अवे किया इसने। डिड अवे मतलब उनको हटाया या अबॉलिश किया, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये तो समझ आ ही गया होगा। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये 3 बेसिक चीजें थी जो नेपोलियन कोड अप्लाई करता था। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तो ये कोड जो है सब्सिक्वेंटली इसको एक्सपोर्ट किया गया जहां जहां फ्रेंच कंट्रोल था, जैसा कि हमने पढ़ा था इस पेज पर, यहाँ पर बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटली इन 1790s। तो इन सारी कंट्रीज में जहां पर फ्रेंच कंट्रोल होता जा रहा था, वहां पर इसने क्या किया, ये सब अप्लाई किया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड एंड इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे उसको सिंप्लीफाई किया नेपोलियन ने। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। तो जो नेपोलियन थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया और पीजेंट्स को सर्वडम और मैनोरियल ड्यूज से क्या किया, फ्री कर दिया, उनको मदद की उससे उभरने में, या कहे कि उसको अबॉलिश कर दिया। इन टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है जो बेसिक बिजनेस फर्म होता है, या कहें जो बिजनेस के लोग होते हैं, उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ टैक्सेशन हो सकता है, या कुछ पर्टिकुलरली कि इस चीज़ का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ें जो थी जो टाउन्स में, वो रिमूव कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के जो सिस्टम थे उनको इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिसन एंड वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। तो उन्होंने नई फाउंड फ्रीडम को एंजॉय करना चालू कर दिया। दिस वन पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। इसको जरूर याद कीजिए, पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जल्दी जल्दी याद होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप लाइन बाय लाइन उतारें, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए 5 पॉइंट्स में। फॉलोइंग दिस वी हैव new freedom. Businessmen and small scale producers of goods in particular begin to realize that uniform laws, standardized weights and measures and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. तो businessmen थे और small scale producers थे goods के, वो धीरे धीरे ये रियलाइज करने लगे कि अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स का सिस्टम होगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इससे गुड्स के मूवमेंट में, गुड्स का मूवमेंट जो होगा वो फैसिलिटेट होगा। तो ये जो है इनको फ़ायदा हुआ। ये भी उस पॉइंट नेपोलियनिक कोड के पॉइंट्स में आ सकता है, या नेपोलियन के जो मेजर्स थे उसमें भी आ सकता है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि ये पिक्चर क्या चीज़ है। द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्यूब्रिकेन, Germany. The subject of this color print by German painter Karl Kaspar Fritz is the occupation of town of
ज़्यूब्रुकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। तो ये जो है ये बताता है कि फ्रेंच आर्मीज ने ज़्यूब्रुकेन जर्मनी में अपना कनकर कर लिया है या फिर उसको कब्जा कर लिया है। फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय द ब्लू वाइट रेड यूनिफॉर्म। ब्लू वाइट रेड यूनिफॉर्म जिसकी भी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर इतने एरिया में, वो फ्रेंच सोल्जर्स हैं। हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑप्रेसर्स। ऑप्रेसर्स मतलब होता है कि दबाव डालते हैं जब हम, तो किसी ने मान लो दो आदमी थे, एक ने दूसरे पे दबाव डाला, तो जिसने दबाव डाला है उसको बोलते हैं अप्रेसर। ऑप्रेसर मतलब जो थोड़े से मतलब अनजस्टिफाइड चीज़ें करता है दूसरों के साथ। एज दे सीज अ पीजेंट्स कार्ट। तो पीजेंट्स के कार्ट को यहाँ पर छीन रहे हैं, यहाँ पर अपन देख सकते हैं पीजेंट्स के कार्ट को छीना गया है इस एरिया में। उसके बाद द हैरेस सम यंग वुमेन, तो उनको परेशान कर रहे हैं। फोर्स अ पीजेंट डाउन टू इट्स नीज। द प्लेग बीन अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंक्रिप्शन विच ट्रांसलेट्स रीड टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। This sarcastic reference to the claim of French being liberators who opposed to monarchy in the territories they entered। तो वो भले ही लिबर्टी लेके आ रहे थे, हमने देखा कि कैसे लिबर्टी जो है वो सोल्जर्स कैरी कर रहे थे, हमने पिछले 2 पेजेस में देखा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सरकास्टिक फील दे रहे हैं वो। सरकास्टिक मतलब होता है थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया है कि फ्रेंच तो मतलब फ्रांस के लोग तो भले ही लिबर्टी ले आए हैं, ये जो है ये लिबर्टी का ट्री है, भले ही लिबर्टी लेके आए हैं, लेकिन जो लोग हैं देश के उन्हें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। तो इसका बस ये जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रिट्ज, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ये 1 मार्क के लिए फिर से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। तो जो रिएक्शन थे लोकल पॉपुलेशन के, लोकल पॉपुलेशन मतलब हम लोकल लोगों की बात कर रहे हैं, अलग अलग देशों के लोगों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर फ्रेंच आर्मी गई, जहाँ पर एरिया कॉन्कर हुआ फ्रांस के द्वारा, वहाँ पर जो थे रिएक्शन जो थे वो मिक्स थे। रिएक्शन मतलब कि अच्छा है या बुरा है, वो वाले रिएक्शन जो थे वो मिक्स थे। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो द फ्रेंच आर्मी वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। तो इनिशियली हमने देखा होलैंड और स्विट्जरलैंड में जो है, ब्रुसेल्स में, मेन्स में, मिलान में, वॉर्सो में जो फ्रेंच आर्मी थी दे वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। अब हार्बिंजर्स क्या होता है, बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब है तो छोटा लेकिन समझ नहीं आता। तो हार्बिंजर्स इज बेसिकली अग्रदूत। अगर आप डालोगे गूगल पे तो अग्रदूत इसका मीनिंग आएगा। अग्रदूत मतलब होता है, दूत का मतलब होता है कैरियर, कैरियर ऑफ मैसेज, मैसेज का एक कैरियर होता है। ऐसे ही फ्रेंच आर्मी जो थे वो लिबर्टी मतलब इक्वेलिटी को यूरोप में फैला रहे थे, तो दे वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म, लेकिन जो इनिशियल एंथुसियाज्म मिला या एक्साइटमेंट थी इन लोगों की, वो जो है हॉस्टिलिटी में बदल गई। हॉस्टिलिटी में कैसे बदल गई? एज इट बिकेम क्लियर दैट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। तो जैसे ही पता चला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देते थे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कौन कौन से थे हमने देखा, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसमें राइट टू इक्वेलिटी था, उसमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम था। इसमें जो है पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलती थी। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब कि राइट टू वोट, ये तो उसने बिल्कुल उड़ा दिया था। तो इंक्रीज टैक्सेशन, ये भी बढ़ गया था। सेंसरशिप बढ़ गई थी। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी चीज़ आपको करवानी है तो आपको किसी बड़े ऑफिशियल से दस्तखत मतलब साइन चाहिए पड़ते हैं। दिस इज बेसिकली सेंसरशिप। तो सेंसरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पर, ठीक है। फोर्स कंसिडरेशन टू इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू आउट विद द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो इंक्रीज टैक्सेशन बढ़ गया। फोर्स कंस्क्रिप्शन, अब फोर्स कंस्क्रिप्शन यहाँ पे एक टर्म आई है, इसका मतलब होता है जानबूझ के, मतलब जबरदस्ती जो है फ्रेंच आर्मी में सोल्जर्स को रिक्रूट करना या लोगों को रिक्रूट करना, उनको जानबूझ के मतलब दबाना कि आपको रिक्रूट होना ही है। तो ये जो है उसमें बढ़ गया। तो क्योंकि नेपोलियन का क्या था काम, रेस्ट ऑफ यूरोप को कनकर करना था। ऑल सीम टू आउटवे। इससे क्या हुआ, जो एडवांटेजेस हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से मिले थे, रिफॉर्म से मिले थे, जैसा कि हमने देखा वो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन उसने एफिशिएंट बनाया, उसको जो है ये कहें कि
बेकार कर देता था, या फिर वो जो चेंजेस थे वो कोई मतलब के नहीं रह जाते थे, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी और ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस थे। फिर यहाँ पर एक फिर से पिक्चर है, दिस इज बेसिकली नेपोलियन। तो ये जो है ये नेपोलियन जी हैं। द कोरियर ऑफ लाइनलैंड लूजेस दैट ही हैज ऑन हिज वे फ्रॉम होम फ्रॉम लीप्जिग। तो जो राइनलैंड का कोरियर जो है लीप्जिग से जा रहा है, मतलब क्या है, लीप्जिग 1813 में नेपोलियन ने एक वॉर हारी, ठीक है, लीप्जिग 1830 में एक वॉर हारी। तो वो जब राइनलैंड वापस लौट रहे थे, फ्रांस वापस लौट रहे थे, तो वो उनके हम देख सकते हैं बैग से धीरे धीरे एक एक लेटर जो है गिर रहा है। इस लेटर पे हर एक टेरिटरी का नाम है जो कि नेपोलियन ने एनेक्स करी हुई थी। तो ये बताता है कि नेपोलियन जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था या उसका जो रूल था, उसकी जो टेरिटरी थी, वो धीरे 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 कम होती गई और फाइनली 1815 वाटरलू में नेपोलियन हारा। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है।